गौरव भाटिया जी, आपसे पहला सवाल है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जिस तरह से नोटबंदी को लागू किया गया उस पर मुहर के तौर पर नहीं माना जा सकता है। आप लोग कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस पूछ रही है क्यों? जो उसके बाद हुआ वो देश के सामने है। जो कुछ हुआ, जो उसकी प्रक्रिया का अंजाम हुआ, उस पर मुहर नहीं माना जा सकता सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आपका जवाब। अंजना जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज का ये जो फैसला है ये ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ होती है ये अक्सर 2 जजेस की होती है। यहाँ एक संवैधानिक पीठ बैठी थी 5 जजेस की, और 5 में से 4 जजेस ने जो फैसला दिया है वो मोहर लगाई है जो नोटबंदी का फैसला लिया गया, और जो 58 याचिकाएं थी उनको रद्द किया गया। अब देश का कानून क्या है ये दर्शकों के लिए बता रहा हूं। देश का कानून वही है जो 4 जजेस मेजॉरिटी ओपिनियन है, वो नहीं है जो एक जज ने कहा है। पहली बात। दूसरी बात, राजनीतिक तौर पे ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी जो फैसला लेते हैं वो देश हित में होता है, वो संविधान का पालन करके होता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पे मुहर लगा दी है। आज का फैसला एक और बात बताता है अंजना जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल केवल विरोधी पार्टी बन गए हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है संविधान से। जो फैसला सरकार ले रही है वो देश के हित में है या नहीं है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि पी चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, और उनके ट्वीट पे मैं आऊंगा, वो बात करते हैं एक जज ने जो फैसला सुनाया है जो कानून नहीं है देश का, लेकिन जो 4 जजेस ने कहा है उसको नहीं मानते। दूसरी राजनीतिक बड़ी बात कर दूं अंजना जी, आप याद करिए 2 मोहर लगना जरूरी होता है राजनीति में। एक राजनीतिक मोहर होती है 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव और बाकी प्रदेशों के चुनाव में, और 2019 के चुनाव में लोकसभा में राहुल गांधी ने ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश में 2017 में कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ, 2019 में कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ। वो एक मोहर थी, वो राजनीतिक मोहर थी, वो जनता ने लगाई थी। दूसरा, आज न्यायिक मोहर लगी है, ठीक है, कि जो ये फैसला लिया गया ये न्याय संगत था, ये संवैधानिक दृष्टि से सही था। और मैं समझता हूं उसके बाद भी अगर ये लोग आरोप लगाएंगे तो ये स्पष्ट कर देते हैं कि इनका विश्वास न्यायपालिका में भी नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे सवाल मेरे मन में है, लेकिन एक बार सुप्रिया जी जवाब दे लें, उसके बाद आपके पास आएंगे। जब पी चिदम्बरम साहब, पूर्व वित्त मंत्री, सुप्रिया जी कोर्ट करते हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना को, क्योंकि उन्होंने डिसेंट करा, उन्होंने अपनी बात कही, वो कह रही हैं कि इसमें उनको कुछ खामियां दिखी। भागते भूत की लंगोट सही, ये मुहावरा है, वैसा ही मामला दिखता है। मामला तो फैसले का माना जाएगा ना, जो बहुमत से फैसला आएगा उसमें एक कोर्ट अगर जज अगर डिसेंट करती है उसको पकड़ लेना कितना सही है? सबसे पहले तो अंजना जी, आपको, गौरव जी को और आपके तमाम दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। 2023 में पहला शो हम लोग साथ में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लाजमी है कि हम सब लोग एक दूसरे की कुशल क्षेम की कामना करें। देखिए, ये एक बड़ा जजमेंट है, और बड़ा इसलिए है क्योंकि ये जजमेंट आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26 का पालन क्या हुआ या नहीं हुआ उस पर था। ये जजमेंट नोटबंदी की प्रक्रिया पर था, उसके परिणाम, उसकी प्रणाली पर नहीं था। यह बताना यहां पर जरूरी है। मैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जजमेंट में नहीं जा रही हूं, क्योंकि एक जज ने इसमें डिसेंटिंग नोट दिया जिसको आप भागते भूत की लंगोटी कह रही है, मैं उसमें नहीं जा रही हूं। मेरा अपना मानना है कि जो जजमेंट आया है, और यह सर्वविदित है, द क्वेश्चन वाज वेदर सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 हैज बीन फॉलोड। कोर्ट ने कहा है कि इसमें दिक्कत नहीं है, वो फॉलो हुआ है। लीगैलिटी, टेक्निकल राउंड्स पे ये ठीक है। कोर्ट ने बिल्कुल स्टीयर क्लियर किया है इसके ऑब्जेक्टिव्स पर, इसकी प्रणाली पर। जो माइनॉरिटी जजमेंट की आप बात कर रही हैं, उन्होंने तो यह भी कहा है कि ये 24 घंटे में लिया हुआ फैसला है, इस पर सदन की मोहर लगनी चाहिए थी, और ये एक लॉपसाइडेड फैसला दिखाई देता है। उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगी। मैं एक काउंटर सवाल पूछती हूं, और तब मैं जर्नलिस्ट थी और एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट थी,
और रोज रोज हम लोग डिमोनेटाइजेशन पर शोज करते थे। हमें 4 चीजें बताई जाती थी, गोल पोस्ट चेंज होता रहा। सबसे पहले बोला गया ये कैशलेस इकोनॉमी बनाएगा, फिर बोला गया ये टेरर फंडिंग बंद करेगा, फिर बोला गया ये काला धन कम करेगा, और फिर बोला गया कि नकली नोट इससे बंद हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं इन 4 चीजों पर जवाब दूं, मैं एक ही सवाल पूछती हूं। भारतीय जनता पार्टी की जैसी चाल और चलन है और जैसा उनका व्यवहार है, कोई भी चीज वो करते हैं तो बड़े ग्रैंड स्केल पर करते हैं, खूब अपनी पीठ ठोकते हैं, खूब सीना ठोकते हैं, अपनी शाबाशी खूब देते हैं। 8 साल में 2016 के बाद 6 साल तक उन्होंने सरकार की हर साल एनिवर्सरी मनाई। नोटबंदी का नाम कहीं नहीं आया। नोटबंदी का श्रेय तो मोदी जी भी नहीं लेना चाहते उस तुगलकी फरमान के बाद। वो ऐसा डिसीजन जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। 8.3% पे ग्रो हो रही थी, हमने इनको अच्छी अर्थव्यवस्था दी थी, उसको 4.1 पर डिमोनेटाइजेशन से ले आए कोविड आने से पहले। पहली बात मैं ये करना चाहती हूं, और उससे भी जरूरी बात एक ये करना चाहती हूं कि बीजेपी खुद ही डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी की बात नहीं करना चाहती आज, हमारी तो आप बात छोड़ दीजिए। एक और बात यहां पर जरूरी है कहना, इन्होंने क्या कहा था, इससे कैशलेस इकोनॉमी बनेगी। आपको पता है आज कैश इकोनॉमी में कितना है, करीब 31 लाख करोड़ रुपए। 2016 में कितना था आपको पता है, 17 लाख करोड़ रुपए। 17 लाख करोड़ रुपए डिमोनेटाइजेशन से पहले, डिमोनेटाइजेशन के बाद अब 31 लाख करोड़ कैश है। ये पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था, 1 मिनट, दूसरी बात इन्होंने कहा था काला धन खत्म हो जाएगा। काला धन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में स्विस बैंक में 30,500 करोड़ रुपए जमा है, जो 14 साल में सबसे हाई है। ये सारी बातें आप भूल जाइए, ये सब तो चलिए टेक्निकल बातें हैं, इनको दिक्कत होती है। आपको पता है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ अंजना जी, और जब लोग अपने ही पैसे के लिए लाइन में लगे और लाइन में लगे लोगों की मृत्यु भी हुई, ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो आपके दर्शकों को सुनना भी चाहिए, और आपने इस पे मुझे पूरा निसंदेह मैं जानती हूं रिपोर्ट भी किया होगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 99.3% पैसा जो डिमोनेटाइज हुआ था 500 और 1000 रुपए के नोट, वो वापस बैंकों में आ गए। और आपको पता है औसतन पैसा कितना लोगों का आया, 80 लाख रुपए औसतन। मतलब अमीरों ने अपना पैसा लॉन्डर करके बैंक में वापस कर दिया। डिमोनेटाइजेशन की नई करेंसी छपने में ज्यादा खर्चा हुआ, जबकि पैसा 99.3% पैसा वापस आ गया। तो ये डिमोनेटाइजेशन किसके लिए किया गया था, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बिठाने के लिए, लोगों को बेरोजगार करने के लिए, कल कारखाने बंद करने के लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी साधी हुई है और एक शब्द नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी शर्म होगी तो माफी मांगेंगे ये इस बेरोजगारी और इस इकोनॉमिक आतंक और तुगलकी फरमान के लिए। ठीक है।